बोलते थे ना तुम लोग, मैं सुबह आती थी ना क्लास लेने को। हर्षद सर की क्लास नहीं हुई तो यू हैव टू लीव बाय 4:30। ओके, 5:30 तुम्हारा कॉस्टिंग था। हे नकोच आहे मला, हे नको आहे, हेच घेणार आहे मी, GST. बॅगेत आहे का रे माझे असे नोट्स? मग काहीतरी कुठे विसरले मी, कमाल आहे. नाही येत ना इथे. मला 4 वाजताच आणून दे कॉफी. All right, okay. Good afternoon, dear students. Let's continue. We were on the chapter of time of supply. और time of supply में हमने problem start किए थे, dear students. Correct? What have we started with? Problems. कौन से topic के? ऊपर कर दिया है ना? हाँ. Okay. Now listen. We are focusing on problems of time of supply. हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 11. आई हैड गिवन यू क्वेश्चन नंबर 10 फॉर होमवर्क. ब्रेक में कोई प्लीज आज सॉल्व कर देना, तो ये होमवर्क हम चेक कर देंगे. राइट? इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन. यस, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12. We are right now on question number 12. So let's do question number 12 right away, dear students. Come on, quick. हाँ? तू होमवर्क सॉल्व करेगा? शाबाश. बोलता मैं आज होमवर्क सॉल्व करूंगा. शाबाश. देखो, हाँ. 12th वन. बातें नहीं, चलो. GST is our favorite topic. It is the most scoring subject. And 40 on 40. Everybody has to do this, then you will really get 40 on 40. नहीं किया तो नहीं मिलेगे फिर 40 on 40. You all want ना 40 on 40? Yes. Now let's understand. Pay attention. Raju Private Limited receives the order. सुनो ना, he receives the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivers the designs on 23rd April. By oversight, यही है ना तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ. 11th हो गया ना अपना कबीरा वाला. 10th तो होमवर्क के लिए दिया था. सही है. अब है हम क्वेश्चन नंबर 12. Raju Private Limited receives the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job. It delivers the designs on 23rd April. By oversight, no invoice was issued at that time. And it is issued much later. After the expiry, तो invoice कब issue किया? After the expiry of prescribed period for issue of invoice. When is the time of supply of service? Now, सोचने का किस चीज़ की बात हो रही है? टाइम ऑफ सप्लाई. अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन है फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई, TOS ऑफ सर्विस. चलो चलो जल्दी पेज 145 खोलो. सो दिस इज TOS ऑफ सर्विस. बरोबर? हाँ, तो सोचने का, फिर आंखें बंद करने का. सोचो सोचो सोचो. फिर ये TOS किसका है? सर्विस इसका है. ये FCM है या RCM है? RCM बोला है क्या? नहीं, RCM वाली सर्विस है आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब. RCM वाली सर्विस तो है नहीं, मतलब ये कहाँ आएगा? FCM. FCM मतलब थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर.
बरोबर बरोबर। चलो चलो जल्दी, फिर सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यस, इट इज व्हाट डेट? Is the invoice issued within 30 days? If the invoice is issued within 30 days, it is I date or P date, whichever is earlier. And if the invoice is not issued within 30 days, it is S date, मतलब date of provision of service, or P date, whichever is earlier. तुमने I टाइम पर नहीं दिया तो हम I को इग्नोर मार देंगे, हम उसको देखेंगे भी नहीं। क्यों? तुमने I को टाइम में इशू नहीं किया। पढ़ लो क्वेश्चन, चलो जल्दी, और बताओ TOS क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। सुनो, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, क्यों अटेंडेंस कम है यार? तो ऐसा कोई रूल है क्या संडे का, तुमको जो पढ़ाने वाले खुद ही तुमको समझ में आने वाला है, ऐसा कोई है क्या? ऐसा है क्या संडे के दिन? ऐसा होता तो अच्छा, हम भी छुट्टी ले लेते फिर संडे की, है ना? हाँ हमारी तरफ से ओके। फिर मेरी तरफ से एक चैप्टर अज्यूम कर लो कि खत्म हो गया। कमान, राजू लिमिटेड पढ़ लिया क्या? 4 लाइन का क्वेश्चन है, चलो जल्दी बोलो। 5th Jan. अच्छा, is the invoice issued within time? No. Then it will be P date, payment date, or provision of service, whichever is earlier. तो यहाँ पे सर्विस आपको पेमेंट मिला 5 जनवरी को और आपने डिलीवर किए डिजाइन 23 अप्रैल को, यही है ना? हाँ, 23 अप्रैल को। सो व्हाट इज गोइंग टू बी अर्लियर? जनवरी। सो इट इज गोइंग टू बी 5th Jan. सो लेट्स राइट इट डाउन। लिखो फैक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 12। फैक्ट्स, what are the facts of this question? Supply of service है, supply of service है, अनिकेत 4:30 बजे जाने वाला है, उसके पहले वो पनिशमेंट कंप्लीट करके जाने वाला है। नहीं नहीं, उसको मूवी दे दो, डम शरस वो एक्ट करेगा, गाना जो भी, उसको दोनों में से एक बोल देंगे लेकिन फिक्स्ड है, ओके? हाँ, फैक्ट्स, हाँ हाँ करेगा करेगा, चलो हाँ 3 चलो पढ़ाई करो अभी। सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस लिखो फैक्ट्स में, सप्लाई ऑफ सर्विस, देन FCM, ये RCM में नहीं आता। देन सर्विस के लिए क्या होता है? अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज, एक बार रिवाइज करो, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज देन क्या होता है? इट इज आई डेट और पी डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज नहीं होता है देन इट इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट, yes, whichever is earlier, right? Now in this question आप लिखो, मैं नहीं लिखूंगी अभी, डिक्टेट करती हूँ आगे का पार्ट। in this question the invoice is not issued within 30 days. In this question the invoice is not issued within 30 days. In this question the invoice is not issued within 30 days. फिर क्या होता है if the invoice is not issued within 30 days? तो क्या होगा? Then TOS is equal to, फॉर्मूला लिखो पहले अच्छे से, TOS, invoice is not issued within 30 days, then TOS क्या होता है? लिखो, TOS is equal to date of provision of service, correct? Date of provision of service, date of provision of service, or date of payment received, or date of payment received, whichever is earlier. So substitute in that formula,
So what is the date of payment? 5th Jan or 23rd April. So whichever is earlier. Whichever is earlier. So therefore it is 5th Jan. Therefore it is 5th Jan. बरोबर? ठीक है ना? Therefore it is 5th of Jan. समझ में आ गया सबको? सही है क्या? राइट. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13. चलो. और 13 एकदम अच्छे से पढ़ के फैक्ट्स राइट डायरेक्शन में किसी ने थिंकिंग करके टीओएस निकाला, तुरंत चॉकलेट लेके जाओ. तेरा क्वेश्चन का सही आंसर देने पे चॉकलेट मिलेगा. 13th क्वेश्चन. किसी का आंसर रेडी है? हाँ, सेकेंड. एक ही डेट दिया इसलिए 2 अगस्त. हाँ, नॉट नोन. पेमेंट इज नॉट नोन एंड आई इज नॉट नोन. देखो तुम्हारा आंसर सही है लेकिन रीजन गलत है. नहीं 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 नहीं, मुझे बोलने का ही नहीं. मैंने आंसर, मैंने डेट बोल दिया तुमको. तुम्हारा आंसर एक ही डेट है तो आंसर वही है तुम दे रहे हो. लेकिन पेमेंट इज नॉट नोन, आई इज नॉट नोन, ये आंसर नहीं है. डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी रेसिडुअल एंट्री बोल रहे कोई. एनीबडी एल्स? किसी ने नहीं आंसर दिया तो मैं चॉकलेट खाना पड़ेगा मुझे. गलत है आंसर ना. आंसर हैज टू बी satisfactory. I should be satisfied with your answer, only then you will get a chocolate. हाँ. Yes, come here. Take your chocolate. You know the invoice date. You know the I date under section 31. You know the I date. यहाँ पे ऐसे बोलने का नहीं कि I date पता नहीं है. पहले 2 देने वाली थी, एक ही देने वाली हूँ क्योंकि तू एब्सेंट रहती है बहुत. हाँ, सुनो सुनो, नोट इट, अंडरस्टैंड. मैं सुनो, अंडरस्टैंड. डियर स्टूडेंट्स, इज दिस फर्स्ट. तुम लोगों ने सोचना चाहिए पहले एक चीज, सीक्वेंस आपको समझना चाहिए. पहले फैक्ट्स बताओ. दिस इज सप्लाई ऑफ एस और सप्लाई ऑफ जी. आर यू श्योर? कुछ कार्टन्स है, कुछ कार्टन्स ऑफ सिरेमिक कैपेसिटेटर्स, मतलब जी है. दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स. आरसीएम ऐसा दिया है क्वेश्चन में? नहीं, मतलब दिस इज अंडर एफसीएम. ऐसा बोला है कि ये डीलर कॉम्पोजिशन वाला है. अगर आप कॉम्पोजिशन वाले डीलर होते तो आपके लिए टीओएस बनता आई डेट और पी डेट, विच एवर इज अर्लियर. अदर डीलर्स, अदर सप्लायर्स के लिए व्हाट इज द टीओएस गोइंग टू बी फॉर एफसीएम? इट इज गोइंग टू बी आई डेट. अब बोलोगे मैम आई डेट कहाँ दिया है? अरे तुम लोग, आई डेट का मतलब क्या है? 2 डेट्स. व्हाट आर आई डेट? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31. कैपेसिटेट, जो भी वो कैपेसिटर्स, द कैपेसिटर्स वर डिस्पैच्ड ऑन 2 अगस्त. So 2 August is the date when the invoice should have been issued under section 31. तो तुमको आई डेट पता है यार. So you can't say this is residuary entry because I don't know the I date. They were dispatched on 2 August. मतलब I should have been issued on 2 August under section 31. So TOS is equal to I date और I date का मतलब होता है 2. Actual I date नहीं पता है, ठीक है. Actual I date हमें नहीं पता है. बट डू वी नो द आई डेट अंडर सेक्शन 31? यस. 31 क्या बोलता है? अगर गुड्स का डिस्पैच होने वाला है तो जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन अपना इनवॉइस बनाना चाहिए. तो तुम्हारे पास है आई डेट 2 अगस्त. यस. हाँ, इफ यू से 2 अगस्त, राइट, बट दिस रीजन यू ऑल्सो गॉट दैट राइट. सो यू ऑल्सो कम एंड टेक योर चॉकलेट. यस. नाउ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नंबर याद करके लिखना. नहीं आ रही है क्या लेने को? बाद में लेती है, ठीक है.
नोटिफिकेशन नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। एक मिनट सुनो, मॉड्यूल में हमेशा इस नोटिफिकेशन नंबर को रेफरेंस दिया है, तुम भी दे दो। कितने गिन के तो 10 सेक्शन है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, सब अच्छे से नोटिंग करो, तब 40 on 40 मिलेंगे अपने को। नाउ अंडरस्टैंड, सी हियर व्हाट यू गोइंग टू से। पहले तुम बोलोगे कि नॉर्मली होता है क्या, टीओएस होता है आई और पी विच एवर इज अर्लियर, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017 क्या बोलता है ये नोटिफिकेशन? दिस नोटिफिकेशन सेज दैट इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स यू नीड नॉट पे टीओएस, you need not pay GST on advance payments. That is why the TOS is only I date. That is why the TOS is only I date. And what is the I date? What is the I date? The actual I date, right? What is the I date going to be? I date is the actual invoice date or the date on which the invoice should be issued under section 31. So I know under 31 2nd August को dispatch किए goods, तो वो date आपका TOS हो जाएगा। समझा ना? करेक्ट। सी हर जगह आप अगर मेंशन कर सकते हो करो। अभी अब और एक बात बताती हूँ, जैसे आपने बताया गुड्स का मूवमेंट है तो मूवमेंट के टाइम डिस्पैच करना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 31(1) talks about when to issue a invoice for goods, 31(2) talks about when to issue a invoice for services. तो लिखो ना, जितना 40 मार्क्स का एकदम इजी सिंपल पेपर है, 28 मार्क्स तो आपको लिखने का है, उसमें से 12 मार्क्स का तो एमसीक्यू टिक टिक करने का है आपको। 28 मार्क्स का पेपर इतने अच्छे से लिखो दैट यू 28 on 28 हम नहीं स्कोर कर सकते क्या? उस 28 में भी तो 3 चैप्टर्स के प्रॉब्लम फिक्स्ड है, टीओएस का क्वेश्चन फिक्स्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई फिक्स्ड है और एक आईटीसी वाला चैप्टर है उसमें फिक्स्ड है। 2 से 3 तो हमको क्वेश्चंस आने वाले, बचा हुआ थ्योरी में इतना क्या है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आरसीएम है या आरसीएम नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। 28 मार्क्स ये करना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। तो प्लीज़ आप, इसलिए मैं एंड में आपको लिस्ट भी दे दूंगी सेक्शंस का, और लिस्ट के साथ कुछ 1 या 2 नोटिफिकेशन नंबर दे दूंगी लिखने का, लिख के आने का, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है याद रखने को, ठीक है? तो मैं आंसर डिक्टेट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको सबको समझा क्या? क्या समझा मुझे बताओ? टीओएस 2nd August क्यों है? यहाँ पे टीओएस इज आई डेट। व्हाट इज टीओएस? आई डेट। डू यू नो द एक्चुअल आई डेट? But do you know the I date under section 31? Yes, when there's a movement of goods, जिस दिन goods remove होते हैं उस दिन बनाना चाहिए था invoice. So 2nd August का डेट पता है? 2nd August is the TOS. बरोबर? Correct. Note down please. आंसर कौन से क्वेश्चन का ये? 13. हाँ लिखेंगे। As per notification number मैं डिक्टेट कर रही हूँ, हाँ मैं सिर्फ नोटिफिकेशन नंबर लिख के देती हूँ आपको। As per notification number 66/2017 dated 15th November 2017 as per notification number 66/2017 66/2017 से क्या समझता है मुझे बताओ? नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ द ईयर 2017, यस, इसलिए इट इज गोना बी डेटेड ऑल्सो। देखो उसका डेट क्या है? नोटिफिकेशन नवंबर 2017 में आया है, यस। नाउ एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 डेट, ओके ये जो भी है 15 नवंबर 2017, टीओएस फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, TOS for supplier of goods into bracket TOS for supplier of goods into bracket FCM and not a composition supplier into bracket FCM not a composition supplier के बाद bracket complete is I date. Such supplier is not required to pay GST on advance received. Such supplier is not required to pay GST on advance received. Such supplier is not required to pay GST on advance received. इसके लिए उसके लिए TOS क्या है? सिर्फ I date है, बरोबर? हाँ, तो उसके नीचे अभी लिखेंगे। Therefore TOS is equal to, क्या है TOS? इक्वल टू I date. And what is I date? I date is equal to, नहीं पहले फॉर्मूला लिखेंगे, actual date of invoice
actual date of invoice or actual date of invoice or what? Date when, yes, date when invoice should be issued अंडर सेक्शन 31. उसमें भी अगर याद रहता है तो 31(1) गुड्स के लिए, 31(2) सर्विसेज के लिए. गिन के आपको 10 से 12 सेक्शन या नंबर याद रखना है इस जीएसटी में. डेट व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 31, राइट, विच एवर इज अर्लियर. डू यू नो द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस? एक्चुअल डेट डैश और डेट व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड, मतलब जब मूवमेंट हुआ, कब हुआ? 2 अगस्त. Therefore, TOS is equal to 2 August. TOS is equal to 2 August. TOS is equal to 2 August. बरोबर है? हाँ, फिर ये लिखो नोट, मैं डिक्टेट करूंगी, नोट लिखो. करूँ नोट डिक्टेट? रेडी? As per section 31, where movement of goods is involved, as per section 31, where movement of goods is involved, invoice should be issued. Invoice should be issued. कब इशू करना चाहिए? इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल. should be issued before the removal or at the time of removal. इधर whichever is earlier नहीं है. आपको बोला है कभी भी निकालो, पहले निकालो या रिमूवल के टाइम तो भी निकालो, ऐसा बोला है. सो इट इज बिफोर रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल. तो रिमूवल का डेट तुमको पता चला, कैपेसिटर्स कब रिमूव किए? 2 अगस्त. तो इनवॉइस का डेट क्या बनना चाहिए? 2 अगस्त. यस. एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी हियर? श्योर? ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. तुम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे, मैं किसी को भी पूछूंगी मुझे स्टोरी बताओ क्वेश्चन की. चलो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम अच्छे से पढ़ो. डन है क्या? आप बताओ, अगर आप एग्जाम में लिखते सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ फैक्ट्स. बताओ क्या फैक्ट्स है यहाँ पे? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है? गुड्स है. शूज बोला है तो दिस इज ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स. ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि आरसीएम है? नहीं. मतलब क्या होगा? एफसीएम. सो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट इज एफसीएम. बरोबर बरोबर. फिर 2 मिनट आंखें बंद करके सोचने का कि सप्लायर किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड क्या है, हमें क्या याद रखना है, नोटिंग करने का. सो क्या आपको याद रखना है कि आई डेट, टीओएस क्या होगा? ओनली आई डेट. जानबूझ के आपको पीरियड दिया है कि पेमेंट उसी दिन किया, क्लियर बाद में हुआ. पीरियड अपने को चाहिए ही नहीं, क्योंकि सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए टीओएस इज ओनली इक्वल टू आई डेट. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ आई डेट क्यों है? बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन. कौन सा नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017.
शाबाश। तो इस नोटिफिकेशन की वजह से आपको एडवांस पे टैक्स नहीं पे करना, इसलिए आपका टीओएस होगा सिर्फ आई डेट, बरोबर। हाँ, अभी आई डेट होती है दो, बताओ आई डेट क्या होती है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 31। अब एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है तुम बताओ? 2 दिसंबर, ओके, इट इशूज द इनवॉइस इन 2 दिसंबर, बट द कंसाइनमेंट कस्टमर जो है आपके यहाँ आता है और कंसाइनमेंट कलेक्ट करता है 7 दिसंबर को। सो द डे व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल यू शुड बी इशूइंग द इनवॉइस। तो आपने इनवॉइस कब इशू अंडर सेक्शन 31 आपने कब करना चाहिए? 7 दिसंबर। आपने एक्चुअली कब किया? 2 दिसंबर। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, एंड पेमेंट डेट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, एंड विल राइट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66, वैसे ही लिखेंगे। इजी? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है मैं डिक्टेट करने वाली हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो टाइम का पार्ट खत्म हो जाएगा। आज वैल्यू भी इजी है, वैल्यू में भी ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बोल, क्या डाउट है? कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए। हाँ, मैं तुमको बोलती हूँ, सुनो, तुम है ना, ये देखो मैंने इसलिए देखना, इधर मैंने कंक्लूजन करके दिया है तुम लोगों को, इधर चला गया नीचे। हाँ, ये देखो यहाँ ना मैंने कहीं आपको कंक्लूजन दिया है रे, ये आरसीएम सर्विसेज है, रुको रुको, ये देखो, ये कंक्लूजन देखो, ये आपका कंफ्यूजन दूर करेगा, इसको स्टार मार्क लगाओ। सी, मैंने ऊपर क्यों नहीं चेंज किया? सेक्शन में चेंज नहीं हुआ ना, वो नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज आया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सेक्शन में वही रखा है उन्होंने कि टीओएस इज इक्वल टू आई और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि पी वाला डेट बाकी सप्लायर्स को मत कंसीडर करना, सिर्फ उनको एडवांसेस पे टैक्स नहीं पे करना, लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर को एडवांस पे भी टैक्स पे करना है। इसलिए आई और पी विच एवर इज अर्लियर ये कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए, और जिन्होंने कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं किया उनके लिए सिर्फ आई डेट। ऐसा दिया है ना, देखो यहाँ पे कंक्लूजन दिखा। तो दैट्स द कंक्लूजन, कि इतना जो मैंने सब पढ़ाया उसका कंक्लूजन क्या है। मैं अगर ऐसा कोई कंफ्यूजिंग थिंग्स होता है ना, मैं नॉर्मली ऐसे लिखवाती हूँ कि कंक्लूजन क्या, आपको क्या करना है, तो आपको ये याद रखना है। तो प्लीज उसको स्टार मार्क करके मेंशन मार्किंग करके रखो कि यही देखना है आपको, बरोबर। चलो अभी करो आंसर डिक्टेट। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम लिखेंगे। राइट डाउन द फैक्ट्स डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स है? सप्लाई ऑफ शूज दैट इज गुड्स, सप्लाई ऑफ शूज, मैं डिक्टेट कर रही हूं, सप्लाई ऑफ शूज दैट इज गुड्स। FCM, FCM, correct? Right? Then write down. As per notification number 66, as per notification number 66/2017, as per notification number 66/2017, dated 15 November 2017, supplier of goods, supplier of goods into bracket, except composition supplier, supplier of goods except, supplier of goods except composition supplier, shall not pay GST on advances, shall not pay GST on advance received, shall not pay GST on advance received, shall not pay GST on advance received. Therefore, next line, TOS क्या होता है फिर? Therefore, TOS is equal to I. अच्छा, dear students, exam में I date नहीं लिखना, invoice date लिखना, हाँ, yes. Therefore, TS is equal to I date, is equal to I date. And next line write down, I date is equal to, क्या होता है I date?
हाँ, ये फिर से यही लिखने का अपने को, आई डेट इज इक्वल टू एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और date when invoice should be issued under section 31, or the date when invoice should be issued under section 31, or the date when the invoice should be issued under section 31, date when the invoice should be issued under section 31. correct. let's substitute क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 14 में देखो क्या दिया है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 2 दिसंबर, और इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विल बी 7 दिसंबर, सो TOS इज इक्वल टू 2 दिसंबर. फिर नोट whichever is of course earlier, तो TOS आता है 2 दिसंबर. करेक्ट, बरोबर. अब नोट, हाँ, as per section 31, and to be precise I'll say as per section 31(1), as per section 31(1), ऐसे लिखने का ब्रैकेट में subsection 1, as per section 31(1), invoice should be raised when the goods are made available. Invoice should be raised when goods are made available to the recipient. Invoice should be raised when goods are made available to the recipient when there is no movement of goods. When there is no movement of goods. That is 7th December. Invoice should be raised when goods are made available to the recipient, right? Which is that date? That is 7th December. What is that date? 7th December. Correct ना? That is 7 December. बरोबर. हाँ, नोट, दूसरा नोट, दूसरा एक नोट कि पेमेंट डेट्स आर नॉट रेलेवेंट. एक जस्ट आपको देके रख रही हूँ ना, पेमेंट डेट्स आर नॉट रेलेवेंट. पेमेंट डेट्स आर नॉट रेलेवेंट. क्यों रे इधर पेमेंट डेट्स आर नॉट रेलेवेंट? क्योंकि TOS इज ओनली आई. ऐसा क्यों? नोटिफिकेशन नंबर 66. उस नोटिफिकेशन 15 नवंबर को आया रे स्टूडेंट्स. मतलब 1 जुलाई से लेके, ऐसा नहीं हो रहा था, 1 जुलाई 2017 को जब GST आया से लेके 14 नवंबर तक पीपल हैड टू पे TOS ऑन आई और P विच एवर इज अर्लियर, इवन फॉर गुड्स. फिर नोटिफिकेशन आया और उसकी वजह से ये चेंज हुआ. समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, ठीक है. अब कौन सा क्वेश्चन हो गया? 14. चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो. 15 मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ. Sodexo meal coupons are sold to a company, right, on 9th August for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. Employees use them in various stores for purchases of various edible items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of the coupons? कूपन्स में देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, KYN करना, KYN करना अच्छा होता है, आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर भी KYN करो, है ना, प्लीज. मैं बोल रही हूँ इसलिए KYN करो. चलो जल्दी करो. कूपन्स, हमने वो चार्ट लिख के लिया है ना. हाँ, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है. आइडेंटिफाइबल और नॉट आइडेंटिफाइड? नॉट आइडेंटिफाइड. यस, यू आर बाइंग. हाँ, 2 बता रहे हैं. हाँ, कितने टाइप से सप्लाई के? क्या 2 टाइप से बताओ? Supply is identifiable and supply is not identified. Supply identifiable होता है तो क्या होता है? Date of issue of vouchers. और not identifiable होता है तो redemption का. करेक्ट. देखो ये जो बोल रहा था बिगनिंग में कि मैम रिवीजन कराओ, तो हर क्वेश्चन में हम डिटेल में जाते हैं, लिखते हैं, रिवीजन हो ही रहा है हमारा. ठीक है. यस. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द सप्लाई. आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए. सब नोटबुक 15. हाँ 15 रे. 16 और 17 2 ही क्वेश्चन बचे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट, मतलब पार्ट B स्टार्ट होगा उसका. आज ट्राई करेंगे 4th चैप्टर को खत्म करने का. 5:30 बजे तक लूंगी, इसलिए 5:30 बजे छोड़ रही हूँ.
हाँ मुझे भी जाना है, मैं 5:45 कहीं पहुंचना है, तो मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे पास में ही काम है, बहुत पास में ही काम है। ठीक है, सुनो सुनो, स्टार्ट करो, चलो। हाँ, राइट डाउन। इन दिस केस the supply is not identifiable. The supply is not identifiable as the vouchers can be used. The supply is not identifiable. Supply is not identifiable. Is not identifiable as the vouchers can be used. As the vouchers can be used for purchase of various food items. Can be used for purchase of various food items. Can be used for purchase of various food items. Therefore, TOS is equal to, therefore क्या? TOS. Therefore, TOS is equal to date of redemption of vouchers. TOS is equal to date of redemption of vouchers. हाँ, coupon लिख. TOS is equal to date of redemption of vouchers, that is coupons. Okay? All okay with this? 16th question. ना? पर डेट किधर है? वेरियस डेट्स, 15 में डेट किधर है? हाँ, कैसे प्लस वेरियस डेट्स पे रे? कुछ प्लस 6 मंथ्स करेगा, जीरो में आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड, लेट्स गेट इट क्लैरिफाइड फर्स्ट. Is the TOS 9th August? No. 9th August is the date when the vouchers were issued to you. वो डेट नहीं है. फिर कौन सा है ना? यहाँ दिया employees use them in various stores for buying throughout the 6 months. अलग अलग डेट्स पे. तो जिस डेट पे तुम रिडीम करोगे, हर अगर तुमने 10 बार रिडीम किए तो 10 बार TOS आएगा. Simple. We don't know the date here. Not at all. So answer is TOS is equal to date of redemption of the vouchers. समझा क्या? हाँ. 16th क्वेश्चन, तुम पढ़ो 16th क्वेश्चन, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है क्वेश्चन 16. हाँ, तुम लोग क्या करते हो? टाइम देती हो, तुम लोग इधर उधर बातें करते हो. ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ो, चलो जल्दी. You know, if you're honest in your effort, you will do well whatever you do. But just give a honest attempt. Come on, जल्दी करो. Okay, are you ready?
ओके क्या होगा, पहले आप हमेशा क्या लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे सप्लाई किस चीज़ का हो रहा है, सर्विस का। क्या वो ऐसी सर्विस है जो आरसीएम में, हाँ वो नोट दिया है, मैं एग्जामिनर होती तो नोट भी नहीं देती आपको। क्यों, क्योंकि लीगल सर्विसेज आपके सिलेबस में है, यू शुड नो दिस वुड नॉर्मली कम अंडर आरसीएम। सो आई नो दैट लीगल सर्विसेज कम अंडर आरसीएम, सो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, आरसीएम की कैटेगरी में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है जब आप आरसीएम की कैटेगरी में जाता है, ये देखो हमने नोट कर दिया यहाँ पे, देखो सर्विसेज के लिए आपने ये जो चार्ट बनाया है वहीं से आपको मिल जाएगा। अदर आरसीएम की कैटेगरी में तो ये होगा टीओएस, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट, और 61st डे फ्रॉम आई डेट विच एवर इज अर्लियर। अब समझना ये है, आपको प्लीज याद रखो, जब आप आरसीएम बोलते हो तो हम किसके व्यू पॉइंट से सोचते हैं, रेसिपिएंट। तो आई डेट रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि मुझे इनवॉइस मिलने वाला है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इनवॉइस मिलने में। इनवॉइस का डेट तो सप्लायर को पता होता है, रेसिपिएंट को नहीं पता होता जब तक उसके हाथ में इनवॉइस नहीं आता, इसलिए 61st डे फ्रॉम आई डेट। ओके सो अगर पहले ये लिखते हैं, फिर इसमें से मेरे पास क्या रेलेवेंट डेट है वो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाने का। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो ढूंढो प्रॉब्लम में कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाता है, जो प्रॉब्लम आपको चाहता है मिसगाइड करने का, ट्रिकी कुछ आप दे दिया, आप उस डायरेक्शन में चले जाते हो, कभी भी नहीं। यू शुड बी ओवर एंड अबाउट द प्रॉब्लम, यू शुड डिसाइड योर लाइन ऑफ एक्शन। आपने फॉर्मूला लिखना चाहिए और आपको जो चाहिए वो क्वेश्चन से उठाओ रेलेवेंट डेटा, समझा। तो फैक्ट्स लिखो, राइट डाउन द फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर, मस्किटोज है यहाँ पे है ना। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 का फैक्ट लिखो, सप्लाई ऑफ सर्विस, लीगल सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लीगल सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम, therefore TOS is equal to TOS के फॉर्मूला लिखो क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम आई डेट विच एवर इज अर्लियर। अब फिर से क्वेश्चन जरा पढ़ लो और देख लो आपके पास कौन सी डेट है और कौन सी डेट नहीं है, देख लो एक बार। हो भी गया तुम्हारा, ओके मुझे बताओ पहला, राइट मुझे पहले बताओ कि पेमेंट का डेट दिया है क्या, पेमेंट का डेट क्या है, 3rd नवंबर। ओके सो दैट्स 3rd नवंबर, और 61st डे फ्रॉम आई डेट, व्हाट इज योर आई डेट, 17 फेब, ओ मतलब पिछले साल का है, 17 फेब का है, राइट। तो उसका 17 फेब के इनवॉइस का अपने पेमेंट कुछ डिस्प्यूट हुआ, इसलिए आपने पेमेंट काफ़ी लेट किया, फिर नवंबर में किया। 61st डे हमें देखना है, 17 फेब के बाद, अच्छा ये ऑफकोर्स लास्ट ईयर का फेब है तो ये फेब 19 की बात हो रही है, दिस इज अबाउट फेब 19, ये लीप ईयर नहीं है। अगर फेब 20 होता तो वो लीप ईयर बनता और फेब में 29 डेज होते। ना अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट फेब्रुवरी लास्ट ईयर, फेब 19 को आपने इनवॉइस भेजा, लेकिन हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, मार्च चला गया, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर जाके नवंबर में पेमेंट कर दिया 3 नवंबर को। डू यू अंडरस्टैंड दैट, राइट, देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन, सो यू शुड नो ये जो फेब की बात हो रही है ये लास्ट ईयर की फेब की बात हो रही है ना। 2 फेब 2019 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके आगे अगर हम 28 फेब तक जाएंगे, 28 फेब तक कितने दिन हो गए, 28 फेब तक दिस विल बी 11 डेज, फिर पूरा मार्च 31 डेज ऑफ मार्च, तो ये हो गए 42, मुझे जाना है 61 तक, तो और आगे के 19, सो और 19 डेज मीन्स 19th अप्रैल, सो और 19 डेज मतलब 19 अप्रैल, सो 19 जब आप ऐड करोगे दिस विल कम टू 61 डेज। ओके सो आई एम काउंटिंग 61 डेज, सो दैट कम्स टू 19th ऑफ अप्रैल। तो 19th अप्रैल को आपका 31st ये ख़त्म हुआ, 61st डे ख़त्म हुआ, सॉरी 61st डे, सो इट इज़ 19th अप्रैल इज़ द TOS। What is the TOS, dear students? 19th April, yes. So my TOS is 19th of April. Is that clear to everybody? Next, 17th is the last question for you all.
इस 17th द लास्ट क्वेश्चन नो मॉडल में देखते पढ़ लो एक बार, ये खत्म कर दो, लिख के ले लो, तो 17th क्वेश्चन कर लेंगे, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न सिक्योरिटी वाला है ना? हाँ, कैसे बच्चे आज एब्सेंट रहते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितना मैंने बोला ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला है, थ्योरी है तो चलो ठीक है, अभी आज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो क्यों एब्सेंट रहने का? देखो हर्षल वो एब्सेंट है, यहाँ पे ये एब्सेंट है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं, वो लड़का तुम्हारे साथ बैठता है जो, वो तो मैंने देखा उनको पीछे गए, वो एब्सेंट है। कितने बच्चे? राहुल एब्सेंट है, रोहित, रोहित है क्या? हाँ, सीआर नहीं आई है क्या? हाँ हाँ, वो क्या मिस्टर इंडिया का दिख नहीं रहा है तेरे को? ओके कमान, आगे 19 अप्रैल हो गया, अब तुम पढ़ रहे हो 17, चलो 17 पढ़ के आंसर करो, ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ो, चलो जल्दी 17 क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। सर्विस के 2 डेट्स दिए ना, तो लास्ट वाली लेने की, मतलब उस दिन खत्म हुई। हम्म। अयो सर्विस है कि गुड्स है? ये सिक्योरिटी सर्विस तो आरसीएम है ना, सिक्योरिटी ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग पर्सनल पर्सन्स को, दिस इज जस्ट द नाम सिक्योरिटी दे दिया तो इसको आरसीएम में मत ले लो, नहीं वहां पे कौन सी सर्विस है? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब सिक्योरिटी के लिए मैन और वुमेन इज प्रोवाइडेड एज अ गार्ड, देन द सर्विसेज कम्स अंडर आरसीएम। यहाँ पे इनका टेस्टिंग का काम है। ओके, द मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन, yes here it is providing services of, ये क्या है? आंसर्स है क्या? ये सारे आंसर्स दिए क्या आपको? फिर भी मैं सबसे आपको डिक्टेट करके लिखवा रही हूँ फिर, नहीं बट प्रैक्टिकल अपना ही लिखना बेटर है। हाँ हाँ मैं तो लिखवाऊंगी। हाँ सुनो, in one case it tested a batch, okay it is into testing of electronic devices, ये सर्विस है और ये आरसीएम में कवर्ड नहीं है, आरसीएम में कवर्ड नहीं है तो एफसीएम। ओके नाउ क्या हुआ, सब जगह डिस्प्यूट हो रहा है। इट टेस्टेड अ बैच, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी 4 और 5 सितंबर को, तो टेस्टिंग का काम उन्होंने 4 को चालू किया, 5 को खत्म हो गया, तो 5 विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट कुड नॉट रेज द इनवॉइस टिल 19th नवंबर। ओ तो अक्टूबर भी चला गया, 19 नवंबर, सो डिड यू रेज द इनवॉइस विद इन 30 डेज? नो, बिकॉज द इनवॉइस वाज नॉट रेज विद इन 30 डेज, TOS is equal to date of provision of service or date of making payment, whichever is earlier. Correct. Write down facts. Facts लिखो क्या है? Supply of services FCM. Supply of services FCM. Correct है? Supply of services FCM. Supply of services FCM. In this question, modern security did not raise the invoice. In this question, modern securities, in this question, modern securities did not raise the invoice. Modern securities did not raise the invoice within 30 days from date of provision of service. Did not raise the invoice within 30 days from
within 30 days from date of provision of service. Therefore TOS is equal to क्या होगा? TOS इक्वल टू डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट whichever is earlier. Yes. Therefore TOS is equal to date of provision of service or date of payment whichever is earlier. अभी सर्विस की डेट 5 सितंबर लेना, प्रोविजन मतलब 2 दिन है दिए तो सर्विस खत्म हुई 5 सितंबर को, सो वी शुड टेक डेट ऑफ प्रोविजन की सर्विस की वहां पे लिखो 5 सितंबर, 5 सितंबर और डिसम्बर विचएवर इज अर्लियर, 5 सितंबर और डिसम्बर दिया ना, पेमेंट वॉज मेड इन डिसम्बर ऐसा बोला है, 5 सितंबर और डिसम्बर विचएवर इज अर्लियर. देयरफॉर व्हाट इज द TOS? 5 सितंबर. कंटिन्यूस सप्लाई, फिर कंटिन्यूस सप्लाई, बहुत देर चल रहा है तो कंटिन्यूस सप्लाई, हाँ 3 महीने की, हाँ तो जब खत्म हो जाती है उसके 30 डेज के बाद इनवॉइस रेज करना है. प्रोविजन ऑफ सर्विस के बाद 30 डेज का टाइम है. लास्ट डेट क्वेश्चन में दी जाएगी तुमको, कब खत्म हुई. द सर्विस वॉज प्रोवाइडेड ऑन सो एंड सो डेट, मतलब उस दिन सर्विस प्रोवाइड कर दी आपको, उसके आगे 30 डेज. ओके, अब मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपको ब्रीफ बता देती हूँ, सुन के लेना. बहुत ही इजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी टॉपिक, एंड दिस टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई. सब लोग क्लैप योर हैंड्स एंड लुक स्ट्रेट एंड गेट चार्ज. कम ऑन, क्विकली क्विकली, सब सामने देखेंगे. ओके, नाउ अरे प्रतीक, बस हो गया. अब सुनो, अच्छा सुनो. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिसन. 1 मिनट, कोई यहाँ कोई मूवमेंट नहीं. आई सी एनीबडी मूविंग एंड डिस्टर्बिंग मी, आई विल स्टॉप टॉकिंग एंड स्टॉप एक्सप्लेनिंग यू एट दैट टाइम. आई विल जस्ट स्टॉप. सो सब यहाँ देखेंगे, कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, किसी कोई मूवमेंट नहीं करेगा कोई भी. वो करने वाला है 4 बजे करेंगे. अब सुन के लो, पे अटेंशन, सब सीधे यहाँ देखेंगे क्योंकि क्लास में ही लर्न होना है. लगभग आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे थे. कुछ चीजें हैं जो फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे. सो हमने 2 पेजेस में मैंने समराइज करके दिया है. आई हैव समराइज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड आई हैव सप्लाइड समराइज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज ऑल्सो. हमने एक चार्ट टेबल एक बना के रख दिया है. अब वैल्यू ऑफ सप्लाई भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगी और एट द एंड उसका 1 पेज का समरी दे दूंगी, एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो एग्जाम के 1 दिन पहले आपको पता है कि ये 1 पेज पढ़ लेना है तो हमारा सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा. नाउ सब लोग यहाँ स्ट्रेट देखेंगे और सुन के लेंगे. स्टूडेंट्स, अभी एक चीज बताओ, मैं हर बार आपको बोल रही हूँ कि जीएसटी का रेट क्या है, कभी 18% है, कभी 12% है. जब भी रेट परसेंटेज बेसिस पे दिया जाता है, इट इज एक टर्म होता है, आपको समझने की जरूरत नहीं, बट एक बार जस्ट बता देती हूँ. इट्स कॉल्ड एज एड वोलरम. उसको क्या बोलते हैं? एड वोलरम. एड वोलरम मतलब इट इज अ परसेंटेज ऑन सम वैल्यू. तो इट इज ऑन सम वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो जरूरी बनता है, अब सुनो, अब सुनो मैंने क्या बोला. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन आई से इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन सम वैल्यू. द क्वेश्चन इज, अरे सो व्हाट इज द वैल्यू, किस वैल्यू पे करे, क्यों? क्योंकि जब सप्लायर आपको गुड्स का सप्लाई करता है ना, तो कभी कभी इनवॉइसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने गुड्स की वैल्यू लिख दी, क्वांटिटी, उसका अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, फिर इस पे आता है एड ट्रांसपोर्टेशन, या आपने बोला कि अरे ये थोड़ा सा दूर कहीं और भेजना है, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अलग पैकिंग करके दो. मैंने कहा देखो हमारा स्टैंडर्ड पैकिंग जो है वो नॉर्मल बॉक्स है. ऐसे नहीं मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा पैकिंग वाला चाहिए, मुझे एक्सपोर्ट के लिए लेके जाना है आगे, तो प्लीज़ तुम ही करवा के दे दो. तो ऐसे ठीक है, देन यू टेल मी सैम्पल भेजो कौन से बॉक्सेस चाहिए, तो मैंने पैकिंग करवा दिया. तो आई विल चार्ज. सो जैसे गुड्स की वैल्यू अगर 1 लाख है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का 10,000 लगा, और फिर मैंने पैकिंग चार्जेस आपको लगाए. सो पैकिंग चार्जेस मैंने आपको 15,000 लगा दिए. फिर हमारी बात हुई थी कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो इस गुड्स की वैल्यू पे मैंने कुछ 5,000 का आपको डिस्काउंट दे दिया, और फिर ये वैल्यू मैंने बोला आपको पे करना है. अब सवाल आता है कि अकाउंटेंट जब कॉल करता है, मुझे ये वैल्यू ज़रा बताना क्या आ रही है. 1,20,000
या 120 ये माइनस होने वाला है, तो 120, तो वैल्यू आती है 120। अकाउंटेंट अभी कॉल करता है कि फर्स्ट टाइम अभी जीएसटी आ गया, तो वो पूछता है कि मुझे बताना ज़रा कि जीएसटी किस चीज़ पे लगाना है, क्या मुझे जीएसटी में एम आई अलाउड, शुड आई चार्ज इट ओनली ऑन दिस 1 लाख, और शुड आई ऐड ट्रांसपोर्टेशन, शुड आई ऑल्सो ऐड पैकिंग एंड डिस्काउंट लेस कर सकते कि नहीं कर सकते। ये अभी हमें इस चैप्टर में सीखना है कि जब अकाउंटेंट से आपको कभी भी आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करो उसका रीजन समझो, हम क्यों सीखते हैं। जैसे मैंने टाइम एंड वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई में बोला कि सप्लाई जो है एक दिन में नहीं खत्म होता, स्टार्ट एक दिन को होता है और खत्म होते होते लगभग 3-4 महीने भी कभी लग जाते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई होता है उसको और टाइम लगता है। सो यू शुड नो कि व्हाई आर वी फाइंडिंग आउट टाइम ऑफ सप्लाई, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वन डे when you are becoming liable to pay taxes. Similarly, when I say GST is a percentage, 18% लगेगा, 12% लगेगा, तो मुझे पता होना चाहिए ये किस वैल्यू पर निकालना है, क्योंकि इनवॉइस सिर्फ गुड्स का नहीं बनता। कभी कभी आपने बोला कि अलग डिजाइनिंग करके चाहिए आपके लिए कुछ कस्टमाइज गुड्स में, और हमने कुछ चेंजेस किए, स्पेसिफिक कलर दिया, तो हमने कुछ चार्जेस ऐड किए, राइट। सो क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या ऐड नहीं करना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अरे सप्लाई हुआ क्या, हाँ हुआ, सप्लाई एज अ टैक्सेबल इवेंट, इसलिए एक चैप्टर मैंने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ाया। सप्लाई हुआ तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज हुआ, हाँ ये तारीख को हुआ, ये तारीख पे हुआ तो चलो अभी टैक्स दे दो। अच्छा टैक्स दे दो, लेकिन क्या अमाउंट पे दूं, क्या वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट करना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसी तरीके से होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स आपको फाइनल में है, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट इन इंटर, अभी नहीं सीखोगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसी जगह जहाँ पे हम बोलते हैं कि सप्लाई खत्म हुआ, मतलब फिर वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा, ये डिसाइड करने में अपने को हेल्प करता है। ओके, सो यू डोंट हैव दैट, बट नाउ वी हैव टीओएस एंड वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू क्या होती है, हमें पढ़ना है सेक्शन 15। अब याद रहे इस सेक्शन, ये जो चैप्टर है स्टार्ट हुआ था सेक्शन 12 इज टीओएस फॉर गुड्स, 13 says TOS फॉर सर्विसेज, 14 इज TOS का एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्सेस। ये सेक्शन 14 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस राइट नाउ, यू आर गोइंग टू लर्न इट इन फाइनल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 15। तो ये जो अभी पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये एक ही सेक्शन पे बेस्ड है, विच इज सेक्शन 15। इस सेक्शन के 3 सब सेक्शंस है, तीनों हम याद रखेंगे और तीनों हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसके आंसर में हम इसको कोट करते जाएंगे, 15(1), 15(2), 15(3), बिल्कुल बहुत ईजी है वो। सो 15 मैं आपको 3 सब सेक्शन सिखाने वाली हूँ। सो देयर इज 15(1), देयर इज 15(2) एंड देयर इज 15(3). अभी ये सब क्या बोलता है मैं आपको इधर ही पहले समझा ही देती हूँ। लगभग मैं आपको एक 10-15 मिनट में एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू भी आपको दे दूंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। 15(1) क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(1) क्या बोलता है, पहले स्टार्ट कहाँ से करने का, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऊपर की एग्जाम्पल में मैंने जो एग्जाम्पल दिया, सॉरी यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख है। पहले क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू, 1 लाख। ट्रांजैक्शन मतलब बायर और सप्लायर या सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में क्या ट्रांजैक्शन की वैल्यू फिक्स हुई है, मतलब हम गुड्स क्या वैल्यू पे बेच रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है। तो मैंने बोला कि मैं आपको गुड्स देने वाली हूँ 1 लाख में, तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, 1 लाख। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Conditions are this transaction is happening between 2 unrelated persons. क्या condition? This transaction is happening between 2 unrelated persons. जल्दी this transaction is happening between 2 unrelated persons and price is the sole consideration. And price is the sole consideration. मतलब क्या, सुनो, हम बोलते देखो हम तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, हम उसी से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांजैक्शन है 2 अनरिलेटेड पर्संस के बीच हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिलेटेड पर्संस होता है तो आप मार्केट वैल्यू जैसा प्राइस नहीं लगाते। अच्छा अगर रिलेटेड पर्संस का हुआ तो मैम क्या वैल्यू पे लगेगा, उसके लिए अलग ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन, उसके लिए अलग वैल्यूएशन रूल्स है। क्या है उसके लिए अलग, हम कहाँ सीखेंगे, फाइनल। हम कहाँ सीखेंगे, फाइनल। हम अभी सिर्फ वही सिचुएशन सीखेंगे जो इस सेक्शन में सेटिस्फाई होती है। तो इस सेक्शन में आपको एंट्री कब मिलेगी बताओ, अगर आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। व्हेन विल यू गेट एंट्री इनटू सेक्शन 15? व्हेन द 2 persons are not related. The transaction is taking place between unrelated persons. Transaction is taking place between unrelated persons and price
is the sole consideration and price is the sole consideration. मतलब क्या? You know, sometimes I can tell मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हो, मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए या मुझे कुछ बैग्स चाहिए, यू नो, या मुझे मेरे स्कूल के लिए पर्टिकुलर स्कूल बैग चाहिए, तो मैंने बोला कि देखो हमारा मटेरियल फिक्स्ड है, हम ऑल ओवर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया हमारी ब्रांचेस है, तो हमें स्टैंडर्डाइज है, सब जगह मटेरियल हम ही देंगे, उसी मटेरियल का बैग बनेगा, बना के दोगे? तो हाँ बना के देंगे। तो आपके लिए नॉर्मल से प्राइस आपके लिए कम हो जाएगा क्योंकि मटेरियल तो आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन बिकॉज हमने कुछ मटेरियल दिया तो कुछ और है, मतलब ये सीधा साधा ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉर्मल वाला ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ अलग है ना, तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स बने रहे, तो वो वैल्यूएशन रूल्स में पड़ेंगे। हम नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, पहले नॉर्मल चीजें सीखो फिर कभी भी स्पेशल चीजों पे जाना। अगर कुछ हटके है, कुछ अलग है, तो हम वैल्यूएशन रूल्स में जाएंगे, नहीं तो हम नॉर्मल सिचुएशन में जाएंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या बोलता है? दो लोग हैं, दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेशन, दे आर अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस, मतलब मैंने जितने पैसे दिए दैट्स द ओनली कंसिडरेशन आई एम गिविंग यू, मैंने और कुछ नहीं दिया, कहीं से तुमको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, या मैंने बोला कि पैकिंग के बॉक्सेस है ना मैं दूंगा उसमें ही करना, मुझे ये पर्टिकुलर कलर चाहिए या इस टाइप का मटेरियल चाहिए, ये लो मटेरियल। देन प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब उसमें कुछ तो मैनिपुलेशन होगा, कुछ लेस होगा, कुछ ऐड होगा, तो वो नहीं कंसिडर कर पाएंगे हम। सो व्हेन डू आई गेट एंट्री इनटू सेक्शन 15? When do I get entry into section 15? फटाफट बोलो। When price is when supply takes place between two unrelated persons and price is the sole consideration. शाबाश। 15(1) में आ गए, खत्म भी हो गया। 15(1) बोलता है ये दो कंडीशंस, कौन सी दो? कौन सी दो? Both the persons are supplies taking place between unrelated person, बरोबर, and price is the sole consideration. उतना ही सिर्फ ट्रांजैक्शन में वैल्यू हो रहा है, और कुछ लेन देन नहीं है, और कुछ नहीं है, सीधा तुम मुझे गुड्स दे रहे हो और मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, दिस इज द ओनली कंसिडरेशन दैट आई एम गिविंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू मनी एंड नथिंग एल्स। ओके, अगर ऐसा हुआ तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू ही हमारा वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन की वैल्यू, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन की क्या वैल्यू डिसाइड हुई है? 1 लाख, खत्म। 15(1) खत्म हो गया। अब 15(2) क्या बोलता है? 15(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या बोलता है ये? ट्रांजैक्शन वैल्यू। कब ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा? जब आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। अब 15(2) क्या बोलता है? 15(2) tells us there are certain incidental charges like packing, transportation, वेमेंट चार्जेस, सम टैक्सेस आर पेड, तो ये ऐड करना ये ऐड नहीं करना, ये कौन बोलता है? 15(2). 15(2) टॉक्स अबाउट इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें इंक्लूजन्स है तो ऐड करने का, एक्सक्लूजन्स है तो वो ऐड नहीं करने का, और 15(3) बात करता है डिस्काउंट की। बस, तो मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि इस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा, किस वैल्यू पे तुम जीएसटी कैलकुलेट करोगे। 15(1) मैंने बता दिया, 15(2) का भी मैं लॉजिक आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल दीज इंसिडेंटल चार्जेस आर एडेड बिकॉज दे आर डन बिफोर द सप्लाई, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सो दे आर अ पार्ट ऑफ सप्लाई। कि उन गुड्स पे टेस्टिंग करना, कभी कभी लैब टेस्टिंग करना, अगर फूड है, फूड से रिलेटेड है, तो आपको लिखना पड़ता है इसमें क्या है क्या नहीं है, कैलोरीज। सो ज़रूरी होता है कि जब हम आपको ये गुड सप्लाई करें इस पर कुछ लैब टेस्टिंग करना पड़ता है, तो उसके टेस्टिंग चार्जेस अलग होते हैं, पैकिंग चार्जेस हम ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हम ऐड करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो सप्लायर प्रोवाइड करता है रेसिपिएंट को बिफोर द सप्लाई होने से पहले प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ सारे इंसिडेंटल चार्जेस उस सप्लाई में ऐड करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकिंग हो, वेमेंट चार्जेस। ना क्या होता है, अगर आपने कभी हाईवे से ट्रैवल किया होगा, एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे देखा है आपने, इंडस्ट्रियल तराजू बोलते हैं, नो देयर इज अ वेइंग स्केल, इंडस्ट्रियल वेइंग स्केल।
नाउ इंडस्ट्रियल वेइंग स्केल, क्योंकि इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर सो ह्यूज कि हम हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है उसको वे करने के लिए, तो बहुत एक्सपेंसिव एक वेइंग स्केल होता है, तो इट हैज़ टू मेजर इन लाइक ह्यूज यू नो केजीज वगैरह में जो भी उसका मेजरमेंट होगा, टन्स में होगा, तो उसको काफ़ी सारा मेजरमेंट करने के लिए बिग इंडस्ट्रियल वेइंग स्केल इज रिक्वायर्ड। तो बहुत बार सप्लायर जो बोलता है ठीक है द गुड्स हैव लेफ्ट फ्रॉम माय फैक्ट्री, ऑन द वे हम वेइंग कर लेंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेंगे जो भी मिलता है वेइंग का, और हम वेइंग चार्जेस पे करेंगे, बट जहाँ वहाँ के जो भी वेइंग चार्जेस है आई एम गोइंग टू ऐड इट इन द बिल। Have I done this before giving you the supply? Yes. Am I supposed to do this for you as a part of supply? Yes. All this will be forming a part of supply. उसको ऐड करके उस पर जीएसटी निकलेगा, हम उसको ऐड करेंगे और फिर ही उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। हाँ, इसमें सब्सिडी की बात, अभी जब मैंने आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन सिखाया था, ऐसे कुछ याद आ रहा है आपको? सब्सिडी सिखाया था मैंने, सब्सिडी करके कुछ तो सिखाया था कंसिडरेशन के टाइम, याद करो याद करो याद करो, क्या याद आ रहा है? अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा तो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, तो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो उसको वैल्यू में से एक्सक्लूड करने का, ऐड नहीं करने का, और गवर्नमेंट को छोड़ के अगर किसी ने सब्सिडी दिया है तो उसको ऐड करने का, उसको ऐड करने का। फिर डिस्काउंट की बात, डिस्काउंट में अलग टाइप के डिस्काउंट से मैं आपको सिखाऊंगी, तो कब डिस्काउंट माइनस करना अलाउड है, कब डिस्काउंट को माइनस नहीं कर सकते, ये सब आपको सिखाने वाली। तो 15.1 तो लगभग हो गया, फोकस करेंगे अब 15.2 पे, और फिर होगा 15.3, राइट? सो वेरी लिटिल पार्ट इट इज। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स हियर। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ब्रेक चाहिए क्या 1 मिनट का? लो इधर ही बैठ, ऐसे बैठ के, क्या हुआ? सो गया? जगह है? अरे तुम मेरे सिखाने पे ध्यान दे रहे हो कि उसके सोने पे ध्यान है तुम्हारा? सारे के सारे बच्चे उसकी ओर देख रहे हैं। कौन बैटिंग कर रहा है? कौन कर रहा है बैटिंग? हाँ ना, उसके सोने पे ज्यादा ध्यान है। हाँ, सबका नहीं सोया था रे, अभी ध्यान दे रहा था वो। ए, पता है ना तुझे मैंने क्या पढ़ा है? अभी 1 मिनट का ब्रेक है तो सुनो, एक सुनो ना। हाँ सुनो, मैं एक बात और क्या बोल रही हूँ, जब क्लास में 2-3 सिंगर्स है, तुम लोग गाना गाते हो, then there's that girl yesterday she sang, if she also wants to join, she ये भी सिंगिंग करती है but I don't know, she never comes to sing, so you all can decide ना, एक दिन ऐसे प्रिपेयर करके आओ ना, हर एक जन एक स्टैंजा ऐसा साथ में तुम लोग गाओ, एक खत्म करता है एक स्टार्ट करता है, so we'll have some fun in the class, so you all decide mashup के type, yes, so do that, decide and come ना, then one day you all can do, so 1 2 3 ये भी है, anybody else wants to join them can join, इसने भी गाना गाया था ना, हाँ, so if anybody wants to join, you can play what? तो लेके आना फिर, अरे मैं बोलती हूँ तू लेके आना और ऑफिस में अपनी रख देना, मैं स्टाफ को बोल दूंगी, और फिर अपने क्लास के टाइम ऊपर लेके आना, लैपटॉप पे वो ऐप रहेगा ना कोई तो, हाँ हाँ सुन ना, खेलेंगे ना, सुनो, और कौन बजाता है म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट? तू क्या प्ले करता है? सब? व्हाट डू यू प्ले? सो गेट ना, सो एक जन डिसाइड करो, लेके आओ, सो शी विल ऑल्सो, यू विल गेट इट क्या? हाँ, इट्स नॉट हियर, यू नॉट हियर, किसी के पास कीबोर्ड है क्या? बैंड बजाते हैं, किसके पास है कीबोर्ड? यू विल गेट इट,
It's easy, convenient for you to get it. So what you do the day you get it, just tell me, text कर दो या स्टाफ को मेरा नाम बोल देना कि मैम ने यहाँ रखने को बोला है, तुम रख दो, ऑफिस में ही रहने दो, और फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे. Then whoever is playing the board keyboard will have that. So it's fun. So you do that. और कौन है ये भी फिर कीबोर्ड प्ले करेगा? Who else plays anything? Flute. क्या आइयो उठा रहे उसको. आइयो चलो कौन आ रहा है अभी? तू इसको दे एक मूवी, जल्दी दे. एक मिनट, उधर 3:15 हुए घड़ी में. एग्जैक्टली 5 मिनट्स में खत्म करो, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. चलो जल्दी आ जा. हाँ तू तो आ जा पहले यार, मैं जस्ट बैठी हूँ, मैं उठने नहीं वाली. तू इधर ही खड़े हो जाना, तू इधर ही खड़े हो जा. मूवी कौन सा दिया है उसको? मूवी किसने दिया है? वो तो आ गया. मूवी किधर है? मूवी कौन दे रहा है? दे दी? अच्छा दे दी है तो कर तू एक्टिंग अभी. ऐसा ऐसा क्या था? ये क्या है? हिंदी है? हाँ. अच्छा हिंदी मूवी है ना? हिंदी मूवी है. हाँ ठीक है. कितने वर्ड्स है बता दे. हाँ है बंद ठेव. ये एक्टिंग है क्या तेरी? ऐसे है पिक्चर ही नहीं देखा मैम, मैं कैसे करूं? पिक्चर ही नहीं देखा है उसने. थोड़ा तो एक्टिंग कर. पुरानी है? हाँ मीडियम है. आठ. नो नो. अच्छा ठीक है ना, चलो अभी 9 है, आगे बढ़ो. चलो हाँ. हाँ हाँ उसके गाने की वो स्टेप नहीं करते. ये स्टेप है गाने की, डांस की. कौन सी? ऐसी डांस की स्टेप है? हाँ हाँ. ए तुमने गाना गाया था ना, कौन सी मूवी का? देखो ना फिर. पल पल दिल के पास अभी रीमिक्स होगा ना, रीमिक्स होगा ना नया इसका गाना. मूवी पुरानी है. कैसे जाता वो? हीरो की कुछ एक्टिंग भी नहीं आती. हीरो को एक्टिंग नहीं आती है क्या? जॉन है क्या? ब्लैकमेल. हाँ अरे तो ब्लैक कलर तो करने का ना, मेल भेजने का. एक्टिंग कैसा ही है? ब्लैक ब्लैक बोलने का ना, ब्लैक. और मेल मेल भेजा, इंटरनेट पे मेल भेजा. कुछ स्टार्टिंग में ऐसे नहीं किया था. और कोई दे रहा है क्या? दो जल्दी उसको. ये देख ब्लैकमेल, ब्लैक भी नहीं बोला. हाँ हाँ ठीक है. अभी दूसरा दो, दूसरा दो. जाना इधर आना. ए दे रहा है क्या पांडू तू उसको मूवी? देना.
अरे दे ना, डरने का नहीं। सुप्रिया आ रही है क्या एक्टिंग के लिए? कम 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 नो, अरे कम ना, वेरी गुड कम। अभी उसकी फ्रेंड्स ही उसको दो मूवी कोई। आ गई, आ जाओ। ओके क्या? हाँ आजा। कम हाँ बोल कर नाउ। नहीं नहीं मुझे मत बोल। ओके सचिन का ड्रीम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सचिन रुक रुक, वो क्या बोल रही है सुन, सुन ना वो क्या बोल रही। हाँ क्रिकेटर से शादी किसने की? अनुष्का। ओके अनुष्का, अनुष्का की मूवी है। ओके बट वेल डन वेल डन वेल डन अच्छे से किया। हाँ हाँ अभी अनुष्का शर्मा की मूवी, कितने वर्ड्स है मूवी में? रब ने बना दी जोड़ी नहीं, बैंड बाजा बारात में कहाँ है इतने? क्या कौन सा? टेक टेक टेक, वेरी गुड वेल डन। एक क्या बोला मूवी का नाम? हाँ ऐसा मूवी था, ऐसा मूवी था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पीछे घड़ी देखो, दे दिया उसको, दे दिया। तुझे तो पकड़ के ब्लैकमेल बोलता नहीं है इसको। आई इधर आ। हाँ ओके एक मिनट एक मिनट, पीछे घड़ी देखो। मैंने एक हम 5 मिनट बोला था, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। हाँ नहीं तो तुमको पता है फिर क्या होगा। हाँ, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ हाँ चलो एक मिनट सब सामने, फोकस एवरीबडी फोकस। नाउ पे अटेंशन। वैल्यू ऑफ सप्लाई में 15 सेक्शन, बातें नहीं, ब्रेक दे दिया ना, ईमानदारी से अभी पढ़ाई करने का। हाँ आज का वर्ड ईमानदारी है। ओके हाँ सब कुछ ईमानदारी से करेंगे, नहीं कल का बेईमानी नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, पे अटेंशन। Section 15 has 3 subsections. How many subsections? 3. There is 15.1, 15.2 and 15.3. 15.1 says कि transaction value को कब लेना है? Value of supply made to unrelated persons and price is the sole consideration. So कितनी conditions है यहाँ पे लिखो? Yes. So 2 conditions. मेरे साथ आप लिखते नोट करते जाओ, लर्न करते जाओ, क्लास में ही खत्म करने का है। Yes. कम ऑन, एकदम ब्रिलियंट बच्चे। 40 on 40, 40 on 40। हाँ हाँ 15.2 नाउ सेक्शन 15.2। 15.2 में इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के? पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, सब्सिडी। एग्जाम्पल एक 2-3 आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए। एंड 15.3 में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। कुछ डिस्काउंट लेस करना अलाउड होता है और कुछ डिस्काउंट लेस करना अलाउड नहीं होता है। यस नाउ व्हाई वैल्यू? जीएसटी इज लेविड एज अ परसेंटेज। व्हाई वैल्यू? ये जस्ट रीड करना है, ये कुछ लर्न नहीं करना है। वैल्यू क्यों, ये मैंने बता दिया है। क्यों वैल्यू होती है? वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज इट इज अ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई।
So it is important to arrive at the value, and this value is determined as per section 15 of the CGST Act 2017. बरोबर? When value cannot be determined, अयो ऐसा भी हो सकता है ना कि 15 में हमको एंट्री नहीं मिल रही है, दरवाजा बंद हो गया, 15 के आपने कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही 15 दरवाजा खोलेगा, समझा क्या? इट इज लाइक खुल जा सिम सिम, आपने 2 कंडीशन बोली तो दरवाजा खुलने वाला है, नहीं तो दरवाजा बंद कर देगा। फिर तुम किधर जाओगे? वैल्यूएशन रूल्स में जाओगे। वैल्यूएशन रूल्स तुम कहाँ सीखोगे? फाइनल में। सो when value cannot be determined under section 15 of the act, the same is determined using chapter 4 determination of value of supply rules. These rules will be discussed at final level. The provisions of value of supply for CGST Act have also been made applicable to IGST Act. Thank God. So IGST मतलब इंटर स्टेट सप्लाई किया तो उधर का वैल्यू अलग और विद इन द स्टेट किया तो उधर का वैल्यू अलग, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो CGST एक्ट ने वैल्यू बोला है वही प्रोविजंस हैव बीन मेड एप्लीकेबल अंडर IGST. So there is similarity, there is no change over there. Section 15 of the CGST Act provides common provisions for determining the value of goods and services. Thank God. So we do not have value of supply for G separately. ना सुनो, आपको ये multiple choice question आ सकता है. कैसे? TOS के लिए G और S के लिए रूल्स अलग है क्या? हाँ, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज द सेम, बट TOS फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफरेंट. यस, सो वील नोट इट डाउन. वैल्यू ऑफ सप्लाई same for G oblique S, same है, but TOS for G is different and TOS for services is different. हमने अलग अलग सेक्शंस भी सीखे रे, रूल्स भी सीखे. TOS गुड्स के लिए अलग, TOS सर्विसेज के लिए अलग, ये सेक्शन 12 में, ये सेक्शन 13 में, और इसके लिए एक सेक्शन 15. वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर G and S इज गोइंग टू बी द सेम. बरोबर? आगे ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 मैंने बोल दिया. ट्रांजैक्शन वैल्यू इज टेकन, मतलब वैल्यू जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू, ओके, दैट विल बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वैल्यू. दैट्स द मेन वैल्यू इफ द सप्लाईज आर टू अनरिलेटेड पर्सन एंड वे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. मतलब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड वर्ड यूज किया बीच में. सप्लाईज बिटवीन, ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना चाहिए, ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए कि 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. एक, ये 2 पर्सन जो है दे आर अनरिलेटेड एंड देयर स्टूडेंट्स, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. देन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांजैक्शन की वैल्यू प्लस सर्टन एलिमेंट्स. ये प्लस सर्टन एलिमेंट्स हम सीखेंगे 15(2) में, और इसमें से कभी कभी डिस्काउंट माइनस होगा, ये सीखेंगे 15(3) में. ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई. सो जो भी प्राइस फॉर द गुड्स होता है, जैसे 1 लाख की गुड्स की वैल्यू है, ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन वैल्यू. इसको कब पकड़ेंगे, इसको कब कंसिडर करेंगे? जब सेक्शन 15 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. कौन सी दोनों कंडीशन है मुझे बताओ? कौन सी दोनों कंडीशन है मुझे बताओ? When the supply is taking place between 2 unrelated persons and price is the sole consideration. शाबाश. So supply फिर से यही वही बोला है, unrelated persons and price is the sole consideration. ये दोनों, both the conditions should be satisfied, then transaction value will be considered. अच्छा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे मान लो कि सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो ट्रांजैक्शन 15 का सेक्शन का दरवाजा आपके लिए बंद हो गया, तो किधर जाना पड़ेगा? वैल्यूएशन रूल्स है, वो वैल्यूएशन रूल्स हम कहाँ सीखेंगे? फाइनल में. बिल्कुल. नाउ एग्जाम्पल, होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton of cement sold by X Limited. Wholesale price of 1 metric ton of cement sold by X Limited in ordinary course of business is 7,000. Ordinarily हम क्या प्राइस पे बेचते हैं? 7,000 में. Price of 1 metric ton of cement sold by X Limited to Y Limited, but this time I decided to sell it for 6,700. Now value of supply made by X to Y Limited is 6,700. नहीं, 6,700 ही आपकी वैल्यू होने वाली. भले ही आप नॉर्मली 7,000 में बेचते हो, ये आपका रेगुलर कस्टमर है, उसने बोल दिया अरे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, हर बार दे रहा हूँ, तो तुम बोलते हो ठीक है चलेगा, तुमको एक डिस्काउंटेड प्राइस, फॉर यू आई ऑलवेज हैव अ लेसर प्राइस. तो हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है?
6,700, तो तुमको 6,700 ही लेना पड़ेगा। नॉर्मली बाकी के लोगों को 7,000 में बेचा इसलिए इधर 7 लोग हैं, ऐसा नहीं। हाँ, यू शुड चेक दैट इन दोनों के बीच में दे आर अनरिलेटेड पर्सन्स, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो जिस वैल्यू पे आपने अग्री किया ट्रांजैक्शन होगा वही वैल्यू ट्रीट की जाएगी। तो 6,700 which is the price actually paid or payable and not the wholesale price. So normally the wholesale price is 7,000, ऊपर क्या दिया है wholesale price, wholesale price is 7,000 हमने जनरली बोल दिया है, बट एक कस्टमर को यहाँ पे आपने उसको 6,700 कर दिया। ऐसे आपके कुछ और कस्टमर्स है जो रेगुलर है, उनके लिए भी आप ऐसे ही करते हो, तो कोई बात नहीं है, जो एक्चुअल प्राइस डिसाइड हुआ है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। ऑफकोर्स वी आर assuming that you're satisfying the conditions that are given under section 15. Right? So let's write down, इसके यहाँ स्पेस है तो लिखो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू transaction value is equal to 6,700. Transaction value 6,700. Correct? लिख दिया? अच्छा, इसके हेडलाइंस में वापस लिख दो, एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दो। वी हैव वैल्यू ऑफ, एक मिनट, हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, value of supply rules are same for G and S. Value of supply rules are same for G and S. Value of supply rules are same for G and S, but क्या? But TOS is different for goods and different for services. But TOS is different for goods and different for services. But TOS is different for goods and different for services. बरोबर? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला पार्ट हो गया। अब हमारे इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की तरफ, दिस इज सेक्शन 15.2, टिक मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड होने वाले हैं, तो बिल्कुल ये लर्न करके जाना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं देने वाली हूँ, वो समझ के जाना है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट? यस, ओके, रेडी एवरीबडी? हाँ, सुनो, फॉलोइंग आर द इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। पहला, taxes other than, now that's one, okay, that's point number 1. एक सेकंड ना, ओके, लिसन नाउ, पॉइंट नंबर 1 देखो। पॉइंट नंबर 1 क्या बात स्टार्ट हो रहा है? टैक्सेस। हाँ, उसमें देखो 1A 1B ऐसे मैंने बोला, तो 1A 1B यहाँ तक ये पूरा क्या पॉइंट है? टैक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, सुनो। अगर टैक्सेस अदर देन GST इफ चार्ज सेपरेटली, taxes other than GST if charged separately by the buyer they will be included in TV, मतलब मेरा बोलना है taxable value। मैंने शॉर्ट में टेबल में लिखा है, तो will be included in TV या TV, अच्छा ऊपर दिया है देखो, TV is equal to taxable value दिया है देखो यहाँ पे। TV का मतलब क्या है? taxable value, है ना। so कौन से टैक्सेस? अभी आप बोलोगे देखो टैक्सेस अदर देन GST, आपको याद आ रहा है जैसे टोबैको पे 2 टैक्सेस लगते हैं। टोबैको के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? एक्साइज। देखो पहले एक्साइज ऐड होगा, फिर वैल्यू निकलेगी, उस पे GST लगेगा। क्यों? इसकी वजह से यहाँ पे प्रोविजन है विच सेज कोई भी टैक्स हो GST को छोड़ के हम ऐड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू में, उसको ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझना है, मैं आपको टैक्सेबल वैल्यू पढ़ा रही हूँ, मतलब ऐसी वैल्यू जिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे।
तो टैक्सेबल वैल्यू में क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या ऐड नहीं होगा। तो अगर आपने 1 लाख के टोबैको के प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर आपने 10,000 का एक्साइज ड्यूटी लगाया है, तो जब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, शुड आई कैलकुलेट इट ऑन 1 लाख और शुड आई कैलकुलेट इट ऑन 1,10,000? तो आई शुड कैलकुलेट इट ऑन 1,10,000। क्यों? ये 15(2) सेक्शन 15(2) बोलता है, क्या बोलता है 15(2)? टैक्सेस अदर देन जीएसटी शुड बी added, jaldi jaldi, taxes other than GST should be added in the taxable value. तो first here GST and GST cess तो add नहीं होगा, CGST compensation cess ये नहीं add होगा, but बाकी कुछ है तो वो definitely add होगा. Now here let's understand. So GST वाले taxes add नहीं होंगे, GST बोलो, CGST, IGST, उसका cess, अरे जीएसटी कैलकुलेट करने को जीएसटी ऐड करेंगे क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली जीएसटी ऐड नहीं होगा. दूसरा, इफ अदर टैक्सेस आर बिल्ड सेपरेटली, now for instance if supplier of goods pays municipal tax in relation to goods being supplied and bills the same separately, such taxes will form a part of taxable value. Now two examples I'll give you. Okay, now यहाँ पे example 1, tobacco लिखो मेरे साथ. tobacco rupees 1,000, add excise duty at 10%. अब जब तुम जीएसटी कैलकुलेट करोगे, कैसे 1000 पे कैलकुलेट करोगे सिर्फ? नहीं. सो वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू टोबैको का, ऑफ टोबैको, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है उसकी? 1000. इस पे क्या ऐड करोगे? एक्साइज ड्यूटी. So taxes other than GST should be added in the taxable value. So excise duty 10% हुआ 100, तो अब आया 1100. So 1100 will be treated as the taxable value for calculation of GST. लिखा क्या सबने? हाँ, यहाँ पे लिखो, करूँ डिक्टेट? 1100 तक आ गए क्या? तो मुझे डिक्टेट करना है. लिखो 1100 will be treated as 1100 will be treated as taxable value for GST calculations. For GST calculations, 1100 will be treated as टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी कैलकुलेशंस. क्यों? हमने खुद से अपनी मर्जी से ये रूल नहीं बनाया. क्यों बनाया ऐसा? सेक्शन 15(2). 15(2) क्या बोलता है? ऑल टैक्सेस, मेरे साथ सब रिपीट करेंगे, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी शुड बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी शुड बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. इसलिए ऐड किया. ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 15(2). कौन से एक्ट का? CGST एक्ट 2017. बरोबर. नोट, अभी अमेंडमेंट आया है, ये कुछ अभी जून 2019 को आया है. केरला फ्लड सेस हैज बीन लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. दिस हैज बीन लेविड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द केरला फाइनेंस बिल 2019. द वैल्यू ऑफ सप्लाई, such supply shall be determined as per section 15. While determining the value, the cess shall not be included. अभी केरला के लिए गवर्नमेंट ने एक एडिशनल सेस लगाया था, तो वो जो एडिशनल सेस, नॉट ऑल प्लेसेस, देयर वर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे ये लगाया था, तो केरला फ्लड बिल करके एक उन्होंने पास किया और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि हम सेस लगाएंगे. और ये बिकॉज देयर वाज ह्यूज डिस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन देयर, people have lost absolutely everything there. So it was necessary to collect this money and we were going to collect it and give it to the people for their so that they can come back. उनके rehabilitation के लिए वो use करने वाले. सवाल ये आता है कि ये जो आप सेस लगाओगे इसको भी हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो वी विल नॉट इंक्लूड इट इन द वैल्यू. सो नीचे एक सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो, केरला फ्लड सेस नॉट टू बी इंक्लूडेड. तो आपको ये देखना है कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा. सो केरला फ्लड सेस नॉट टू बी इंक्लूडेड in the taxable value.
not to be included in the taxable value, not to be included in the taxable value, correct. आगे नोट 2, अच्छा स्टूडेंट सुनो ना, एक मिनट और एक बात, कभी कभी ना कोई गुड्स पे कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी टैक्स भी लगा देती है, जैसे ऑक्ट्रॉय या ऐसा कुछ टाइप्स का। अभी ऑक्ट्रॉय तो नहीं है बट और कुछ और टैक्स लग गया, म्यूनिसिपल टैक्स लग गया, जैसे आपके गुड्स पे और कुछ 1000 पे म्यूनिसिपल टैक्स लग गया 10%, तो 100, तो फिर से आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी 1100। कोई भी टैक्स जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्स अगर लेवी होता है, इट शुड बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू, इट शुड बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, लेकिन हमने क्लैरिफिकेशन दिया, दो टैक्सेस को ऐड मत करना, एक बोला है केरला फ्लड सेस और दूसरा है टीसीएस, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इनकम टैक्स में जैसे आप कुछ गुड्स बेचते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि बेचने का प्राइस है 100, आपको याद है स्क्रैप बेचा, लिका बेचा, ऑफकोर्स लिका पे तो जीएसटी नहीं लगता बट स्क्रैप वगैरह हम बात करेंगे। तो सपोज आई सोल्ड यू द स्क्रैप फॉर 1 लाख, उसके ऊपर मैं तुमको बोलूंगी यू नो टीसीएस आई कलेक्ट इन इनकम टैक्स, आई हैव टॉट यू टीडीएस एंड टीसीएस, सो आई कलेक्ट टीसीएस, तो मैं तुमको बोलूंगी कि गुड्स के लिए देना 1 लाख और टीसीएस देना 1%, तो 1% मतलब कितना बनेगा 1000। अब जब जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी विल बी लेविड ऑन 1 लाख, क्योंकि टीसीएस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि टीसीएस ये एक यू नो ट्रांजैक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसको टैक्स लगाना है, बट ये सप्लाई का एक पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई। तो एक क्लैरिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आया है कि टीसीएस को नहीं लगाना है ना। वेट, वो नोट पढ़ूंगी, उसका एग्जाम्पल भी डिक्टेट करती हूँ, कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है, हम कंक्लूजन भी कर लेंगे एंड में ना। देखो यहाँ पे केरला वाला फ्लड हो गया। Note, if the supplier pays municipal tax but does not charge the same separately, even then such tax will form a part of taxable value because he has factored such tax in the cost. देखो मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, बिल में अलग से नहीं दिखाया, अलग से नहीं दिखाया, मैंने उसको कॉस्ट में मेरे इंक्लूड कर ही दिया होगा, आई मस्ट हैव फैक्टर्ड इट। जब कोई भी आप टैक्सेस हम लेवी करते हैं, प्रोडक्ट्स पे कुछ भी एडिशनल हम लेवी करते हैं, हम किधर ऐड करते जाते हैं कॉस्ट में, फिर उस पर प्रॉफिट आता है, ओवरहेड्स आते हैं, फिर प्रॉफिट आता है, फिर हम बेचते हैं। तो अगर मैंने सेपरेटली नहीं दिखाया मतलब वो इनडायरेक्टली इंक्लूडेड हो ही चुका है, तो वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। It is clarified that for the purpose of determination of value, TCS under the provisions of income tax would not be included as it is a interim levy and does not have the character of tax। मतलब हम बोलते हैं एक interim levy है, TCS किस चीज पे टैक्स है, कुछ भी नहीं, इट जस्ट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, गवर्नमेंट ने जस्ट लगाया, जैसे कुछ लोग टैक्स बीच में कलेक्ट करके दे दे, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, या एक्साइज ऑन टोबैको इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इट्स नॉट लाइक अ टैक्स, इट इज जस्ट अ कलेक्शन दैट समबडी इज इंटरमीडियरी इज डूइंग फॉर अस। ओके, कंक्लूजन सुनो, 2 मिनट लिखना मत। जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस शुड आई ऐड और एक्सक्लूड देम? एक्सक्लूड, नॉट टू ऐड। ओके, अदर टैक्सेस ओ ऐड, ऐड लिख देती हूँ, तो ऐसे ऐड और लेस ही करते, नहीं तो वो क्रॉस और माइनस का मीनिंग क्या समझेगा नहीं। अच्छा समझेगा ना, क्रॉस कर दिया, इसको ऐड नहीं करना है। अदर टैक्सेस शुड बी एडेड। व्हाट अबाउट केरला फ्लड सेस? पक्का नॉट टू बी एडेड। व्हाट अबाउट टीसीएस? नॉट टू बी एडेड। तो हो गया ये कंक्लूजन, जीएसटी वाले टैक्सेस हम ऐड नहीं करेंगे, अदर टैक्सेस हम ऐड करेंगे, जैसे टोबैको का एग्जांपल दे दिया, कभी म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है, टीसीएस हम ऐड नहीं करेंगे, केरला फ्लड सेस भी हम ऐड नहीं करेंगे। केरला सेस फ्लड सेस ये मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है बट ये नोटिफिकेशन आया हुआ है इसलिए मैंने कवर कर दिया है। टीसीएस वाला मॉड्यूल में है कवर्ड क्योंकि वो काफ़ी पहले आया था तो मॉड्यूल ने कवर कर दिया था, ठीक है। सो ये नोट करो। ऊबर बोला ना, टोबैको, एक्साइज, म्यूनिसिपल टैक्स, हाँ यही है ना, यही है और कुछ नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स अगर कोई लगाता है तो हाँ, अदर टैक्सेस लाइक एग्जाम्पल एक्साइज, म्यूनिसिपल टैक्सेस, कोई भी और बाकी जो भी बचे हुए टैक्सेस होंगे
डन है? फोकस, पे अटेंशन। डन है क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे? हाँ। पेमेंट्स टू थर्ड पार्टीज, हो गया ना, एक मिनट। हाँ, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने बोला आपने पेमेंट यहाँ पे किसको किया? थर्ड पार्टी को, सप्लायर को नहीं किया। किसको किया पेमेंट? थर्ड पार्टी को। चलता है क्या? हाँ चलता है, वो भी एक कंसिडरेशन का पार्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अ सप्लायर may need to incur various expenses, okay, a supplier may need to incur various expenses in order to make a particular supply of goods. In normal course he would pay these amounts and they would form a part of value that he charges from the customer. However, even if customer makes direct payment of some of the liabilities to the third parties and the supplier does not include it in his bill, it would still form a part of value. I'll tell you what, I'll give you with the example. You know, ये इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट एडजस्टमेंट है। वैसे ना स्टूडेंट्स देखो उनको ज़्यादा चॉइस भी नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला तो गिन चुन के 4 या 5 है। 15(2) में एक 7-8 के ऊपर तो है ही नहीं, तो रिपीटेडली वही एडजस्टमेंट्स आती है। टैक्स इंक्लूड करना है, गवर्नमेंट सब्सिडी, नॉन गवर्नमेंट, ये वाला थर्ड पार्टी, ये एक फेवरेट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वही आएंगे क्योंकि है ही इतनी 4-5 कंसेप्ट, पूछ पूछ के वही पूछेंगे और क्या पूछेंगे। सो नाउ अंडरस्टैंड हियर, सी यू शुड नो वन थिंग। Wait, where to write? I'll just see. एक second. Example: any amount that the supplier is liable to pay but has been incurred by the recipient and not already included. Okay, now listen. सुनो, देखो यहाँ पे एक सप्लायर है और रेसिपिएंट है। नॉर्मली पेमेंट कंसिडरेशन कौन देता है? सी कहाँ जाता है? रेसिपिएंट से लेके सप्लायर तक कंसिडरेशन जाता है। बट समटाइम्स रेसिपिएंट में पे टू अ थर्ड पार्टी, क्या ये भी कंसिडरेशन माना जाएगा? यस, ये भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा और इसको टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा ना। उसका एक एग्जांपल पहले आप समझ के लो, मैं लिखती हूँ और फिर मैं आपको टाइम देती हूँ। अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। नाउ लेट्स रीड दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली एकदम। देखो, ग्रैंड बिस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एबीसी कंपनी। सो ग्रैंड बिस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट। तो क्या कंडक्ट करना है? डीलर्स मीट। ओके, इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड बिस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स सर्विसेज लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, केटरिंग, फ्लावर्स एक्सेट्रा एट द वेन्यू एट द स्टिपुलेटेड डेट्स। यहां तक फिर से ये 3 लाइन्स पढ़ लो। यहां तक एट द स्टिपुलेटेड डेट्स एट द स्टिपुलेटेड प्राइस। करेक्ट। नाउ लिसन, हो क्या रहा है मुझे बताओ। पहले यहाँ पे मैं नोट करती हूँ, सुनो। ग्रैंड बिज, ये कौन है? सप्लायर। ये क्या सप्लाई कर रहा है? इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। सो इट इज ऑर्गेनाइजिंग अ इवेंट फॉर हुम? एबीसी एंड कंपनी। इतना तो ग्रैंड बिज को काम मिल गया। कंपनी एबीसी कंपनी बोला हमारा एक डीलर्स मीट होने वाला है, प्लीज तुम पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, वो खुश हो गया। वो बोलता है ठीक है, मुझे भी आगे मेरे सारे वेंडर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसने फूल वाले को बुलाया, केटरिंग वाले को बुलाया, उसने सॉफ्ट ड्रिंक वाला है, सबको कांटेक्ट किया और सबको बोला ये वेन्यू है, आपको ये काम करना है। आगे की स्टोरी, ग्रैंड बिज इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट्स। तो इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, फूल वाले को, केटरर को, डेकोरेटर को, सॉफ्ट ड्रिंक वाले को पेमेंट करने का काम किसको है? ग्रैंड बिज। बरोबर। अब देखते हैं आगे। हाउएवर, ये देखो, एक सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स द पेमेंट ऑन डिलीवरी। जिस दिन इवेंट है सॉफ्ट ड्रिंक, उस दिन वो डिलीवर कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग वो लेके आया। वहां पे एबीसी के लोग हैं, तो वो बोलता है मुझे पेमेंट तो अभी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक वाले का ऐसे ही रहता है, दे डोंट गिव यू क्रेडिट। एक्चुअली ऐसा होता है, दैट इंडस्ट्री डजंट गिव क्रेडिट एट ऑल। वो पैसे पहले लेते हैं और बाद में आपको डिलीवर करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में ट्रेंड होता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसा ट्रेंड है, तो वो तुमको डिलीवर करेगा। तो एबीसी का वहाँ पे कोई तो स्टाफ खड़ा है, आपको फ़ोन करते हैं, अरे ऐसे ऐसे हुआ है इवेंट का, ये सॉफ्ट ड्रिंक वाला है, वो बिल मांग रहा है, पैसे दे रहा है। अरे हाँ हाँ, वो मेरा ना रह गया आपको बोलना। ग्रैंड बिज बोलते हैं हाँ एक काम कर दो ना, आप पेमेंट कर दो, फिर मुझे उतना पेमेंट आप कम कर देना। अब मेरे, हाँ, एबीसी ने क्या बोला? एबीसी ने बोला ठीक है हम पेमेंट कर देंगे। तो
तो ग्रैंडविज उसको रिक्वेस्ट करता है कि एबीसी तुम्हारा स्टाफ है ना, तुम्हारे पास 7,000 कैश है क्या? वो बोलता है हाँ है, तो प्लीज एक काम करो ना, तुम पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पे, फिर आगे जब हमारा बिलिंग और हिसाब किताब होगा तब उतना पेमेंट तुम मुझे कम करना। स्टोरी समझ के लो पहले, समझे ना स्टोरी अच्छे से। हाँ, अब देखो आगे क्या हुआ। एबीसी अग्रीज, हु अग्रीज? एबीसी। एबीसी कौन है? रेसिपिएंट। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको अगर कंफ्यूजन होता है ना कभी भी एग्जाम में, एग्जाम्पल लो, लिख के लो कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, ऐसे ड्रॉ करो एरोस, कौन किसको क्या कर रहा है, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इट एंड देन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। आगे, एबीसी agrees to pay the bill raised by the soft drink vendor on Grandbiz on receiving the crates of soft drink. This amount is not billed by Grandbiz to ABC. तो Grandbiz का डिसाइड हुआ था कि हम बिलिंग करेंगे 5 लाख का, लेकिन ABC ने कोल्ड ड्रिंक वाले को पेमेंट कर दिया 10,000 का, तो अब Grandbiz वाला बिल कितने अमाउंट का निकालेगा? 4,90,000। सो अब जब ग्रैंडबिज ने बिल निकाला, जब इनवॉइस रेज किया टू एबीसी, उन्होंने इनवॉइस रेज किया 490। अकाउंटेंट बोलता है सर आपने 490 का बिल क्यों रेज किया? मेरे पास तो कोटेशन है, मेल है, हमने तो 5 लाख डिसाइड किया है। तो बोलते हैं अरे हाँ 5 लाख ही डिसाइडेड है, लेकिन उन्होंने अपने बिहाफ पे 10,000 का पेमेंट सॉफ्ट ड्रिंक वाले को कर दिया है, तो फिर से हम थोड़ी लेंगे वो पेमेंट, भले तुम बिलिंग 490 का करो, जीएसटी तुमको 5 लाख पे ही देना पड़ेगा। मतलब ना जीएसटी को कैसा पता चलेगा, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड। पहले तुम टेक्निकली और लीगली स्ट्रेट हो जाओ, गेट योर थिंग्स स्ट्रेट, दैट एग्जैक्टली लीगली टेक्निकली टैक्स किस पे लगता है? 5 लाख पे। फिर वो जीएसटी ऑफिसर को कैसा पता चलेगा, वो बात की बात है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड हियर। जब यहाँ पे जब मेरा टैक्सेबल वैल्यू होगा ये 490 प्लस अगर आपने इसको 10,000 दिया, ये भी इंक्लूड होगा। मतलब मैंने क्या इंक्लूड किया? व्हेन रेसिपिएंट पेड दैट 10,000 टू अ थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सप्लायर कौन है? ग्रैंडबिज। रेसिपिएंट कौन है? एबीसी। थर्ड पार्टी कौन है? कोल्ड ड्रिंक वाला। एबीसी का इवेंट चल रहा है, एबीसी के यहाँ वो सॉफ्ट ड्रिंक वाला आया, लेट आया, मे बी ग्रैंडबिज वाला कोई स्टाफ रुक रुक के चला गया, वो बोला अभी तक आया नहीं, मुझे दूसरा काम है, मुझे जाना है, किसी डेकोरेटर को बुला के आना है या केटर के यहाँ जाके कुछ चेक करना है, दूसरा काम है मुझे। तो यहाँ पे एबीसी का स्टाफ था, तो आपने उसको रिक्वेस्ट कर दिया तुम पेमेंट कर देना, कर दिया उसने। सवाल ये है टैक्सेबल वैल्यू में यू शुड ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन दैट द रेसिपिएंट हैज पेड टू द थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल। अगर तुमने बिलिंग बराबर 5 लाख का कर दिया तो सवाल ही नहीं आता है, बरोबर है क्या? हाँ, 490 प्लस 10। पता है आपको ये ग्रैंडबिज की बुक से पता नहीं चलेगा, एबीसी की बुक से पता चलता है। अगर स्क्रूटिनी एबीसी के बुक्स का हो रहा है तो बोलेगा अरे तुमने 10,000 दिया इवेंट ये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, जीएसटी वगैरह का क्या है, लेकिन बिल तो ग्रैंडबिज के नाम पे था, तब पता चलेगा। अच्छा, फिर ग्रैंडबिज का सब दिखा जाएगा और पता चलेगा। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी बुक से पता चले, किसी और की स्क्रूटिनी करते वक्त अगर आपका कुछ पकड़ा गया तो आपको भी नोटिस आती है, सीधी बात। ओके, तो आप क्या करोगे अभी? ड्रॉइंग क्या करोगे? पहले ये करो, चलो जल्दी करो, कर रहे जल्दी लिख। डन है? फिर नीचे का भी ड्राइंग करना है ना। बट ये फेवरेट एडजस्टमेंट है इंस्टीट्यूट का, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। देती हूँ ना 5 मिनट में ब्रेक, 10 मिनट में दे दूंगी। आगे का पार्ट ये लिखना है तुमको।
कोल्ड ड्रिंक वाला इज द थर्ड पार्टी. Thank you. डन है बच्चा लोग? लिखा? डन है? अभी दे दूं क्या? ठीक है, ये लिख के हो गया क्या? हाँ, चलो तो ब्रेक ले लेते हैं. अभी हम 13 मिनट के जगह पे मैं आज 10 का ही दूंगी ब्रेक. 10 मिनट्स.